Hello friends, this is Malki Sharma and welcome on my YouTube channel Biology by Malki Sharma. So friends, जैसे कि हमने इनिशिएशन इलोंगेशन दोनों में प्रोकैरियोट में एज वेल एज यूकैरियोट में कंप्लीट कर लिया है। तो जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा ट्रांसलेशन का, वो हमारा होगा टर्मिनेशन। और जो टर्मिनेशन है बेसिकली हम बोथ इन केस ऑफ प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट दोनों में एज पैरेलली आज हम स्टडी करेंगे। ओके, तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है भाई, ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन का क्या जो हमारा टॉपिक है लास्ट, वो हमारा होगा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन किस किस में हम देखेंगे भाई, प्रोकैरियोट में देखेंगे एज वेल एज यूकैरियोट में देखेंगे। ओके, चलिए। तो जैसे हमने इलोंगेशन फैक्टर यहाँ पे देखा था, तो टर्मिनेशन में हम यूज़ करते हैं रिलीज फैक्टर का। नाम से पता चला है रिलीज फैक्टर। रिलीज फैक्टर का मतलब जो क्या करवाए, रिलीज़ करवाए, है ना। सिस्टम को क्या करे, रिलीव दे, निकाले, रिलीज़ करवाए, वो आपका रिलीज फैक्टर होगा। तो बेसिकली जो रिलीज फैक्टर है वो अलग अलग होंगे भाई, प्रोकैरियोट के अंदर प्लस यूकैरियोट के अंदर। ओके, तो जो प्रोकैरियोटिक रिलीज फैक्टर होते हैं कुछ, प्रोकैरियोटिक रिलीज फैक्टर और यूकैरियोट में भी होंगे तो यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर। यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर एक्सोनोम मैकेनिज्म इनका सेम है, बस इनके नाम के अंदर डिफरेंस है। तो प्रोकैरियोटिक रिलीज फैक्टर होते हैं और आपके क्या होते हैं, यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर होते हैं। अभी जो जो रिलीज फैक्टर हैं बेसिकली, ये रिलीज फैक्टर आपके दो टाइप के होते हैं। क्लास वन रिलीज फैक्टर, अनदर इज ए क्लास टू रिलीज फैक्टर। ओके, क्लास 1 रिलीज फैक्टर, क्लास 2 रिलीज फैक्टर। प्रोकैरियोट में भी क्लास 1 रिलीज फैक्टर होंगे, क्लास 1 रिलीज फैक्टर होंगे, क्लास 2 रिलीज फैक्टर भी होंगे, क्लास 2 रिलीज फैक्टर, है ना। एज वेल एज ऐसे यूकैरियोट में होंगे फर्स्ट रिलीज फैक्टर एंड दैट इज ए सेकंड रिलीज फैक्टर। ओके, अभी जो फर्स्ट रिलीज फैक्टर हैं बेसिकली प्रोकैरियोट के अंदर क्या होंगे, दो टाइप के होंगे। प्रोकैरियोट में क्या होंगे, दो टाइप के होंगे। एक होगा आपका RF1, एक होगा RF2, RF1 एंड RF2, समझ रहे हो। जो RF1 है और जो RF2 है, ये क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करेंगे। ये क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, स्टॉप कोडोन को, अलग अलग स्टॉप कोडोन को ये रिकॉग्नाइज करते हैं। RF1 रिकॉग्नाइज करेगा UAG को और RF2 रिकॉग्नाइज करेगा UGA को। UAG को RF1 और UGA को RF2। और एक और जो स्टॉप कोडोन आपका बच जाता है UAA, ये RF1 के द्वारा भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, RF2 के द्वारा भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ओके, दैट्स क्लियर। दो फैक्टर देखे गए हैं आपके प्रोकैरियोट के अंदर। अब बात करते हैं हम क्लास सेकंड की, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। इसके अंदर केवल एक ही आपका रिलीज फैक्टर होगा। ओके, इसके अंदर जो होगा आपका रिलीज फैक्टर 3, और ये क्या होगा आपका GTP बाउंड होगा, GTP बाउंड। ओके, देन वी आर मूव टुवर्ड द यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर। इसके अंदर क्या होगा आपका क्लास फर्स्ट रिलीज फैक्टर होगा। इसके अंदर केवल एक ही रिलीज फैक्टर होगा भाई, यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर फर्स्ट। ओके, ये ही केवल अकेला ये क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, अकेला ही रिकॉग्नाइज करेगा किसको, तीनों स्टॉप कोडोन को, जैसे कि UAG को, है ना, UGA को और UAA को। अकेला ही तीनों को ये क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, जो स्टॉप कोडोन है तीनों के तीनों स्टॉप कोडोन को। अब इसके अंदर जो सेकंड क्लास वाला है, सेकंड क्लास वाले में होता है RF3, यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर 3। ओके, ये भी क्या होगा आपका GTP बाउंड होगा, GTP बाउंड। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कि कौन कौन से रिलीज फैक्टर आपके प्रोकैरियोट सेल में है और कौन कौन से रिलीज फैक्टर यूकैरियोटिक सेल में है। ओके, अब जो रिलीज फैक्टर फर्स्ट है क्लास 1 वाला, वो रिकॉग्नाइज करेगा किसको, स्टॉप कोडोन को। जैसे मैंने बताया UAG को, UAA और UGA को, इनको क्या करेगा, ये रिकॉग्नाइज करेगा और क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस कर देगा पॉलीपेप्टाइड चेन का। ओके,
हाइड्रोलाइसिस कर देगा पॉलीपेप्टाइड चेन को पी साइड से। ओके, तो चलिए इनको एक बार इनको फंक्शंस के तौर पे समझ लेते हैं क्या किसकी फंक्शन है। सो क्लास फर्स्ट रिलीज फैक्टर, सो हियर क्लास फर्स्ट रिलीज फैक्टर क्या करेगा, ये आपका क्या करेगा, रिकॉग्नाइज स्टॉप कोडोन, जैसे मैंने बताया, उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, रिमूव फ्रॉम पॉलीपेप्टाइड चेन, रिमूव पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम tRNA, जो किसके ऊपर होगा, विच इज प्रेजेंट एट पी साइट, जो पी साइट के ऊपर जो हमारा tRNA होगा उसके ऊपर पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, उसके स्टॉप कोडन को हाइड्रोलाइसिस करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, हाइड्रोलाइसिस करेगा और पॉलीपेप्टाइड चेन को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ओके, देन क्लास सेकंड वाले का अगर हम बात करें, क्लास सेकंड रिलीज फैक्टर का क्या काम है, क्लास सेकंड रिलीज फैक्टर क्या करेगा, तो जो क्लास फर्स्ट वाला जो आपका रिलीज फैक्टर है वो क्या किया, उसने क्या किया, बाइंड किया था किसके साथ, जाके राइबोसोम के साथ बाइंड किया था जाके। ओके, अब इस राइबोसोम से डिसोशिएट करवाएगा फर्स्ट वाले को कौन करवाएगा, सेकंड वाला डिसोशिएट करवाएगा। समझ रहे हो, जब पॉलीपेप्टाइड चेन क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ओके, तो बेसिकली इनका दोनों का ये फंक्शंस था। तो चलिए अब हम देखते हैं किस प्रकार से ये रिलीज फैक्टर कार्य करते हैं, है ना। एक्शन ऑफ मैकेनिज्म किसका, रिलीज फैक्टर्स का, किस प्रकार से कार्य करते हैं। ओके, रिलीज फैक्टर, सबसे पहले रिलीज फैक्टर देखते हैं किस प्रकार से कार्य करेंगे। सो चलिए देखते हैं भाई, इस तरीके से हमारी ये चेन है, राइबोसोम है, राइबोसोम के ऊपर वही हमारा ये पॉलीपेप्टाइड बन के तैयार हो चुके हैं भाई, है ना, इस तरीके से, है ना। चलिए इस तरीके से ये हमारा लार्ज सबयूनिट इसके ऊपर है, दैट इज ए ई साइड, दैट इज ए पी साइड। ओके, टर्मिनेशन के लिए ये सारी चीज़ें रेडी है। अब मेन बात ये है समझने की, ये हमारी क्या है, ए साइट है। अब इस ए साइट के ऊपर क्या होगा, सबसे पहले हमारा बाइंड हो जाएगा आके ये ऐसे रिलीज फैक्टर। ओके, रिलीज फैक्टर फर्स्ट, ये रिलीज फैक्टर फर्स्ट यूकैरियोटिक में भी यही बाइंड होगा, प्रोकैरियोटिक में भी, है ना। अगर यूकैरियोटिक में देखेंगे तो यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर फर्स्ट, है ना, ऐसे। उसके बाद इसके साथ एक प्रोटीन बाइंड होगी, इस प्रोटीन का नाम है एसपीएफ। ये प्रोटीन इसके अंदर बाइंड होगी जो आगे इसको काम करवाने में मदद करेगी। हमें पता ही है भाई यहाँ पे क्या है, फैक्टर बाइंडिंग सेंटर है, फैक्टर बाइंडिंग सेंटर पीछे पढ़ के भी आए हैं, फैक्टर बाइंडिंग सेंटर। ओके, और यहाँ पे एक सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, जीजीक्यू सीक्वेंस इसको बोलते हैं, दिस वन इज ए जीजीक्यू सीक्वेंस, जीजीक्यू जिसको बोलते हैं ग्लाइसिन ग्लूटामाइन। ये भी आपका टर्मिनेशन में मदद करेगा, ग्लाइसिन ग्लूटामाइन, ग्लूटामाइन। ओके, तो ये पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब जो ये RF1 है, बेसिकली RF1 ये क्या कर देगा, इसका हाइड्रोलाइसिस कर देगा पॉलीपेप्टाइड चेन का, इस पॉलीपेप्टाइड चेन को यहाँ से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ओके, तो देखिए भाई ये पॉलीपेप्टाइड चेन तो यहाँ से निकल गई, किसने निकाली है, RF1 ने निकाली है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या हुआ, हाइड्रोलाइसिस वाया RF1 या फिर यूकैरियोटिक RF1 के द्वारा, समझ गए। साथ के साथ इसके अंदर एक फैक्टर और आके बाइंड हो जाएगा, उस फैक्टर का नाम है भाई RF3, है ना, RF3 या फिर ERF3, है ना, ERF3। इसकी एक्टिविटी है भाई GTP, इसकी एक्टिविटी क्या है, GTP की। ओके, ये आएगा और ये बाइंड हो जाएगा किसके साथ, बाइंड हो जाएगा RF1 के साथ, RF1 के साथ बाइंड हो जाएगा। ओके, तो जो फर्दर जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा देखते हैं। ओके, लेट्स सी द फर्दर स्ट्रक्चर। यहाँ पे पी साइड के ऊपर ये प्रेजेंट है, समझ रहे हो,
यहाँ पे इलोंगेशन पे बी था भाई, क्योंकि ये ट्रांसलोकेशन हुआ था ना, ये ट्रांसलोकेशन पे है, ई साइड के ऊपर है। समझ रहे हो, इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे क्या है, ई साइड, पी साइड। ओके, अब यहाँ पे मैंने बताया था कि आपका एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे आपका क्या है, ए साइट है। ए साइट के अंदर यहाँ पे क्या है, RF1 है, RF1। इस RF1 के साथ आपका बाइंड हो जाता है, यहाँ पे बाइंड हो गया आगे। ओके, ऐसे बाइंड हो गया RF3। RF3 इस RF1 के साथ बाइंड हो जाता है आगे। ओके, और ये GDP के, ये क्या है आपका, GDP की फॉर्म में बाइंड होगा, नॉट GTP, सॉरी, GDP की फॉर्म में, GDP की फॉर्म में। समझ रहे हो, GDP की फॉर्म में इसके साथ बाइंड हुआ। फैक्टर बाइंडिंग सेंटर है, यहाँ पे क्या है, SPF है, और यहाँ पे क्या है, GGQ है। समझ रहे हो, ये हमारा mRNA वगैरह ये है। अब क्या होगा, अब होगा ये कि जो GDP है, जब GDP जब यहाँ पे होगा, इसका क्या हो जाता है, फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। GDP का क्या हो जाता है, फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। जब GDP का फॉस्फोराइलेशन होगा तो GDP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, GTP में। तो GDP यहाँ से क्या हुआ, रिमूव हो गया, GDP तो रिमूव हो गया, और इसकी जगह GTP जुड़ जाता है। और यहाँ से और क्या रिमूव होगा, रिलीज फैक्टर फर्स्ट, क्योंकि रिलीज फैक्टर फर्स्ट का काम क्या था कि वो केवल पॉलीपेप्टाइड को रिमूव करें, और रिलीज फैक्टर 3 ने क्या कर दिया, रिलीज फैक्टर फर्स्ट को रिमूव कर दिया, वो उसका कार्य था, है ना। समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब इसने इसको रिमूव कर दिया, रिमूव तो कर दिया। अब जो स्ट्रक्चर बचा है हमारे पास, वो देखिए क्या क्या है, mRNA बचा है, इसके अंदर ये सीक्वेंस है, इसके अंदर ये सीक्वेंस है। अभी देखो tRNA तो प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे हमारा रिलीज फैक्टर 3 अभी बचा है ना। ये क्या है, 3 है, 3 क्या है, GTP, 3 GTP है। अब इस 3 GTP का क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस हो गया। हाइड्रोलाइसिस होने के बाद हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स में बचा है, वो केवल आपके पास बच जाएगा tRNA, ई और पी साइड के ऊपर, mRNA और राइबोसोम। रिलीज़ किया हुआ यहाँ से हमारा RF3 रिलीज़ हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है, जो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होगा, इन 2 tRNA को रिमूव करने का, एक mRNA को रिमूव करने का, और राइबोसोम को रिमूव करने का, और इसी को बोलते हैं राइबोसोम रिसाइकलिंग। सो जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है राइबोसोम रिसाइकलिंग का। किस प्रकार से राइबोसोम आपका अलग होगा, राइबोसोम रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग जैसे नाम से ही पता चल रहा है, राइबोसोम को क्या करेंगे, हटाएंगे, है ना। राइबोसोम को दोबारा से सारे जो चीज़ें हैं उनसे हटा के और दोबारा से उसका कार्य करवाएंगे। ओके, तो राइबोसोम रिसाइकलिंग के अंदर आपका एक फैक्टर ये इन्वॉल्व होगा, जिसको बोलते हैं राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर। बात ध्यान में ये रखनी है कि जो राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर है, ये केवल आपका पाया गया है प्रोकैरियोट के अंदर, यूकैरियोट के अंदर ये नहीं है। उसकी जगह कुछ अलग प्रोटीन्स है, वो हम बताएंगे बाद में। ओके, बस माइंड में ये रखना कि जो राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर है वो केवल आपका प्रोकैरियोट्स के अंदर ही देखा गया है या पाया गया है। समझ रहे हो। तो चलिए वही स्ट्रक्चर दोबारा से डिजाइन करने की कोशिश करते हैं भाई। ओके, यहाँ पे वो 2 हमारे tRNA है ना। इस तरीके से ये हमारी सबमिट कंप्लीट हुई। ई साइट है, पी साइट है, ए साइट है। हियर वी नो दैट ए फैक्टर बाइंडिंग सेंटर इज प्रेजेंट, वी नो दैट इज ए mRNA। ओके, अब यहाँ पे जो मुख्य बातें हैं वो ये है कि यहाँ पे जो बाइंड होगा आगे, वो आपका बाइंड होगा RRF। ओके, यहाँ पे कौन बाइंड होगा आगे, आपका RRF। ठीक है, मतलब राइबोसोमल रिसाइकल फैक्टर। ओके, मान लीजिए ये कुछ ऐसा है, और ये आके बाइंड होगा किसके ऊपर, ए साइड के ऊपर। मान लीजिए किसके ऊपर बाइंड होगा आपका आके, ए साइड के ऊपर। समझ रहे हो। चलिए भाई देख लेते हैं किस तरीके से बाइंड होगा। तो यहाँ पे वही स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो। इसको कंप्लीट करें तो लाइक दैट, ई साइड पी साइड ए साइड, पी साइड ए साइड, ए साइड के अंदर आपका बाइंड हो जाता है इस तरीके से
RRF, राइबोसोमल रिसाइकलिंग फैक्टर। ओके, यहाँ पे वही आपका mRNA है। अब ये जो RRF है वो रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा किसके द्वारा, रिकॉग्नाइज्ड बाय इलोंगेशन फैक्टर जी के द्वारा। वही जी वाला जो पीछे हम करके आए हैं जिसकी GTPase एक्टिविटी है, ये मान लीजिए इलोंगेशन फैक्टर जी है, इलोंगेशन फैक्टर जी। ओके, केवल प्रोकैरियोट में है, ये ध्यान रखना आप। इलोंगेशन फैक्टर जी एक्टिविटी जीटीपी एक्टिविटी है, ये रिकॉग्नाइज करेगा RRF को और RRF के साथ आके क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। ओके, रिकॉग्नाइज करेगा RRF को और RRF के साथ आके बाइंड हो जाता है। ओके, किस प्रकार से बाइंड होगा देख लेते हैं। सो लेट्स सी दैट हाउ इट कैन बी बाइंड हियर। ओके, वही सीक्वेंस है tRNA का, E site, P site, A site, that is here is A site and we can say here that this is a RRF। हमें बताया ये RRF है, इस RRF के साथ बाइंड हो रहा है हमारा क्या, ये इलोंगेशन फैक्टर जी, जिसकी एक्टिविटी क्या है, GTP की। ओके, GTP की है। अब जैसे ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आपका बाइंड हो जाता है तो यहाँ से जो आपके वही गेट हैं राइबोसोम के वो ओपन हो जाते हैं, गेट क्या हो जाएंगे, अनलॉक हो जाएंगे। गेट अनलॉक हो जाने के कारण ये जो दो RNA हैं वो दो जो tRNA है, tRNA यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ओके, tRNA बेसिकली यहाँ से क्या हो जाते हैं आपके, रिमूव हो जाते हैं और आगे क्या हो जाएगा, इसका भी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस हुआ, हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहाँ से GTP भी निकल गया। ओके, GDP की फॉर्म में, प्लस आपके RNA निकल गए, समझ रहे हो, RNA निकल गए और ये आपका RNA भी निकल गए, ये mRNA निकल गया, प्लस आपका यहाँ पे RRF था ये भी निकल जाता है। ओके, तो जो लास्ट में हमारा जो स्ट्रक्चर बड़ा है वो क्या बनेगा वो देख लेते हैं। इस तरीके से ये लार्ज सबयूनिट है, लार्ज सबयूनिट, स्मॉल सबयूनिट, ठीक है, mRNA निकल गया। ओके, और ये सारी चीज़ें हैं वो क्या हो गई, डिसइंटीग्रेट हो गई। ओके, तो इस तरीके से हमें ये देखा कि किस प्रकार से राइबोसोम की रिसाइकलिंग यहाँ पे होती है। ओके, तो दूसरी बात वही एक नोट करने वाली जो विशेष बात है, महत्वपूर्ण बात है, वो देख लीजिएगा क्या है। नोट करने वाली बात ये है कि जो RRF है और यूकैरियोटिक आपका इलोंगेशन फैक्टर 2, यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2, ये कोई भी रोल प्ले नहीं करते, नो रोल प्ले इन केस ऑफ टर्मिनेशन। ठीक है, टर्मिनेशन में इनका कोई रोल नहीं है। ओके, जो टर्मिनेशन में यहाँ पे जो दो प्रोटीन रिसर्च करने से ये जो पता चला कि इसके अंदर बेसिकली मात्र 2 प्रोटीन होती हैं जो टर्मिनेशन में मदद करती है, और वो प्रोटीन जो रिसर्च के बाद पता चली वो थी आपकी DOM34 एंड HBS1। ये 2 प्रोटीन बेसिकली पता लगाई गई रिसर्च के द्वारा, और यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि ये दोनों प्रोटीन आपकी हेल्प कर रही हैं किसके अंदर, टर्मिनेशन के अंदर। और जो रेस्ट ऑफ द मैकेनिज्म है ना, राइबोसोम रिसाइकलिंग में तो ये मदद नहीं करेंगी, लेकिन जो पहले वाला जो मैकेनिज्म हमने देखा है ना, कि पॉलीपेप्टाइड को रिमूव करना, ओके, और RF1 का RF3 द्वारा रिमूव करना, वो सारी चीज़ें मैकेनिज्म सेम है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। ओके फ्रेंड्स, सो ये हमारा जो ट्रांसलेशन जो पोर्शन है आज कंप्लीट होता है प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।